नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो आज पूरे देश में धूमधाम से विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज 16 दिसंबर है और आज ही के दिन देखें तो पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के सामने सरेंडर किया था, जिसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इसी दिवस के मनाए जाने के समय ही एक न्यूज़ चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस से जो पाकिस्तान के सरेंडर वाली जो तस्वीर है वो नदारद दिखी है, वहाँ से हटी हुई दिखी है और इसी के जगह पर एक दूसरी पेंटिंग वहाँ पर देखने को मिली है और इसी कारण से ये न्यूज़ चर्चा का विषय बनी हुई है और इसी की चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं, जिसमें खास तौर पे हम बात करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, क्यों चर्चा में है, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है इसके बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो विजय दिवस की पेंटिंग है उसकी जगह पे कौन सी पेंटिंग वहाँ पर देखी गई है जिसकी चर्चा हो रही है, जिसे कहा जा रहा है कि उसका नाम है कर्म क्षेत्र पेंटिंग। तो हम देखेंगे कि आखिर विजय दिवस पेंटिंग से कितना भिन्न है ये कर्म क्षेत्र पेंटिंग, इसमें क्या उकेरा गया है, इसके क्या मीनिंग है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। पहले ही टॉपिक हम देख चुके हैं, इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस से पाकिस्तान के सरेंडर वाली जो तस्वीर है वो गायब दिखी है। इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। जो ये कहा जा रहा है कि विजय दिवस जो पेंटिंग है वो अब हटा दी गई है और उसकी जगह पे एक नई पेंटिंग जिसे कर्म क्षेत्र पेंटिंग का नाम दिया जा रहा है ये वहाँ पर लगा दी गई है। तो इन्हीं के बारे में डिटेल से हम देखेंगे। चलिए, चर्चा का कारण हम पहले ही देख चुके हैं कि इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस से जो पाकिस्तान के सरेंडर वाली जो तस्वीर है अब वो गायब दिखी है और इसकी जगह पे एक नई पेंटिंग आप देख सकते हैं, कर्म क्षेत्र पेंटिंग। ये दोनों पेंटिंगें आपको यहाँ पर दर्शाई गई हैं। पहली जो पेंटिंग है ये वाली पेंटिंग है जिसमें पाकिस्तान के सरेंडर वाली ये तस्वीर है ये दर्शाई गई है और अब इसकी जगह पे नई पेंटिंग देखने को मिली है और ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग से जुड़े हुए जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो पेंटिंग है थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर 1971 का ये किस्सा है। ढाका के रेस कोर्स में एक मेज पर दो कुर्सियां लगी हुई दिख रही होंगी। पहली पर पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी बैठे हैं, जबकि वहीं दूसरी कुर्सी पर देखें तो भारत के ईस्टर्न जो थिएटर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह बैठे हैं। दोनों के बीच में देखें तो खास तौर पे गुफ्तगू हो रहा है, कुछ बातें हो रही हैं, जिसमें देखें तो नियाजी ने एक डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर दस्तखत किए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो खास तौर पे उनके कमर पे लगी जो अपनी पिस्टल है वो जगजीत सिंह को सौंप दी और यहीं पर देखें तो लगभग 93,000 जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनके साथ दुनिया का ये सबसे बड़ा सरेंडर का मामला था। यही तस्वीर है जो कहीं ना कहीं सरेंडर की आइकॉनिक तस्वीर मानी जाती है और ये जो तस्वीर है ये इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगाई गई थी। लेकिन देश दुनिया के तमाम जो अधिकारी हैं, जो भारत में विजिटर हैं, उनके बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि ये तस्वीर अक्सर आपको देखने को मिल जाती होगी। लेकिन अब इस सरेंडर की ये जो 53वीं कह सकते हैं कि एनिवर्सरी है, उस पर अब ये खबर आ रही है कि आर्मी चीफ के ऑफिस में ये जो तस्वीर लगी थी पाकिस्तान के सरेंडर वाली, अब ये वहाँ पर नहीं है। उसकी जगह पे एक दूसरी पेंटिंग लगा दी गई है और उसको नाम दिया गया है कर्म क्षेत्र पेंटिंग। अब ये पेंटिंग क्यों बदली गई है, इसके क्या मायने हैं, इस पेंटिंग में क्या उकेरा गया है, उसके क्या मायने हैं, इसके संदर्भ में जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इन सभी बातों पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये पेंटिंग है। अक्सर आप देखते होंगे कि पहले जो आप देखते थे उसमें बैकग्राउंड में वो सरेंडर वाली तस्वीर दिखती थी, लेकिन अब हाल में मीडिया रिपोर्ट्स में ये न्यूज़ अब चर्चा में है कि उस पेंटिंग को हटा दिया गया है। अब उस पेंटिंग की जगह पे नई पेंटिंग लगा दी गई है जिसे कर्म क्षेत्र पेंटिंग
कहा जा रहा है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे कि आर्मी चीफ के ऑफिस में जो तस्वीर बदलने की बात है ये कैसे सामने आई है। तो देखिए अमूमन यहाँ पर जब भी आप देखे होंगे कि आर्मी चीफ किसी सैन्य अधिकारी या विदेश मेहमान से मिला करते थे तो 1971 की जो ऐतिहासिक पेंटिंग है उसके सामने वो तस्वीर लेते थे। ये बात हमेशा देखने को मिलती थी और 1971 की जो ये ऐतिहासिक पेंटिंग है ये बड़ा ही चर्चा में रहती थी। लेकिन 11 दिसंबर को जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ट्विटर है इस पर आर्मी के ऑफिशियल हैंडल जो ADGPI है आप देख सकते हैं कि उससे आर्मी चीफ जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं उनके ऑफिस के लाउंज की कुछ तस्वीरें पोस्ट की गई। जब ये पोस्ट की गई तो इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड में जो फोटो हुआ करते थे वो फोटो सरेंडर वाली गायब थी और उसकी जगह पे अब नई पेंटिंग देखने को मिली। तब ये खुलासा हुआ कि नई दिल्ली का जो रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में मौजूद जो आर्मी चीफ का ऑफिस है वहाँ पर 1971 की जो पेंटिंग थी वो अब हटा दी गई है और उसकी जगह पे अब नई पेंटिंग लगा दी गई है। यही कह सकते हैं कि खास तौर पे चर्चा का विषय है। अब इसमें बात करेंगे कि नई जो पेंटिंग है आखिर उसमें है क्या। नई जो कर्मक्षेत्र पेंटिंग है उसमें क्या बनाया गया है, क्या उकेरा गया है और इसे किसने बनाया है। तो देखिए कर्मक्षेत्र जो पेंटिंग है खास तौर पे देखें तो जो 28वीं मद्रास रेजिमेंट है उसके लेफ्टिनेंट कर्नल जो थॉमस जैकब हैं उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। ये पेंटिंग है, आप पेंटिंग को देख सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें इस पेंटिंग के खासियत में तो इसमें देखिए ये दाईं तरफ आप देख सकते हैं। इस पेंटिंग में दाईं तरफ आपको खास तौर पे देखें तो ये पूरा लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर भारत चीन बॉर्डर पे जो पैंगोंग झील है, जो पैंगोंग झील है उसे दर्शाया गया है। और इसके बाईं तरफ आप देखिए यहाँ पर जो गरुड़ हैं उन्हें दर्शाया गया है। और इसके अलावा महाभारत का जो दृश्य है उसमें भी महाभारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खास तौर पे उस रथ को दर्शाया गया है जिस पर खास तौर पे देखिए यहाँ पर अर्जुन सवार है, वहाँ पर कृष्ण उनके सारथी हैं। उस चित्र को यहाँ पर दर्शाया गया है। पेंटिंग के बैकग्राउंड में देखिए तो यहाँ पर पर्वतीय पूरे क्षेत्र को दर्शाया गया है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्फ़ और जो पहाड़ हैं वो ढके हुए हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर एक और चित्र आपको देखने को मिलेगा, ये मौर्य काल के जो चाणक्य हैं उनका चित्र उकेरा गया है जो खास तौर पे एक रणनीतिकार के रूप में इनको जाना जाता है। तो इनकी पेंटिंग यहाँ पर दिखाई गई है। इसके अलावा भी यहाँ पर देखें तो सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले जो ट्रक्स हैं, टैंक्स हैं, वाहन हैं, जो नाव है, जो हेलीकॉप्टर हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर खास तौर पे आप देख सकते हैं कि दिखाई गई है। यहाँ पर जो आधुनिक जो टैंक हैं वो दर्शाए गए हैं, हेलीकॉप्टर्स, और इसके साथ ही जो हाईटेक चीज़ें हैं वो जैसे ड्रोन देखिए, इस तरह के जो विभिन्न तकनीक है उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। नई जो पेंटिंग है उसका जो नाम है उसे फील्ड ऑफ डीड्स दिया गया है, यानी कर्म क्षेत्र उस पेंटिंग का नाम दिया गया है। इसको लेकर भी देखें तो सेना और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है। और कर्म क्षेत्र जो पेंटिंग है इसमें खास तौर पे देखें तो प्राचीन भारत के जो सिद्धांत हैं उनके साथ ही जो मॉडर्न आर्मी है उसका एक समावेश पूरी तरह से दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो ये हमने देख लिया कि कर्म क्षेत्र जो पेंटिंग है आखिर इसे किसने बनाया है, आखिर इसमें क्या बनाया गया है, किस उद्देश्य से ये बनाया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर कर्म क्षेत्र जो पेंटिंग है इसमें दिखाई गई जो चीज़ें हैं आखिर वो क्या दर्शा रही हैं, उनका मीनिंग क्या है। तो देखिए जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं रक्षा क्षेत्र के, उनकी माने तो जो कर्म क्षेत्र पेंटिंग है इसमें सेना के जो मिशन हैं उनको खास तौर पे भारतीय जो दार्शनिक परंपराएं हैं उनके साथ समावेशी
तौर पे यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि ये उनसे जोड़ती हुई यहाँ पर चित्र बनाई गई है, जो कहीं ना कहीं जो न्याय है, जो कर्तव्य है, उसके लिए एक कमिटमेंट को दर्शाती है। यही नहीं, महाभारत से सीख लेते हुए सेना को देश और न्याय के रक्षक के रूप में भी यहाँ इस पेंटिंग में दर्शाया गया है, जो कहीं ना कहीं चाणक्य की जो बुद्धि है, जो रणनीति है, जो कूटनीति है, उसको इस पेंटिंग में खास तौर पे जगह दिया गया। यही नहीं, इन प्राचीन सिद्धांतों ने भारत की जो स्ट्रेटजी है, जो रणनीति है, उसको इंस्पायर किया है, जिसमें 2020 के जो गतिरोध है उसके बाद चीनी सेना को बातचीत के लिए मेज पर ला खड़ा किया है। तो भारत की जो रणनीति है उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, इसमें अपाचे जो हेलीकॉप्टर हैं, जो एडवांस टैंक है, स्वदेशी जो हथियार हैं, उनके साथ भारत की जो आत्मनिर्भरता है, जो तकनीकी विकास है, उसकी भी झलक देखने को मिलती है। ये भविष्य के लिए तैयार जो मिलिट्री है उसको दर्शाता है, जो थल जल वायु में तेजी से असरदार जो कार्रवाई है उसको करने में सक्षम है। ये जो पेंटिंग है, ये सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच में जो तालमेल है, जो मॉडर्न वार है, उसके लिए इनकी एकजुटता को भी प्रदर्शित करता है। यही नहीं, द हिंदू ने देखें तो उसने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नई जो पेंटिंग कर्म क्षेत्र है उसमें सेना को धर्म के संरक्षक के तौर पे चित्रित किया गया है, जो न केवल देश की रक्षा के लिए लड़ती है बल्कि न्याय को बनाए रखने और देश की जो गरिमा है उसकी रक्षा के लिए भी लड़ती है। ये बात यहाँ पर कहा गया। ही नहीं, साथ ही सेना के जो तकनीकी तौर पे उन्नत और एकजुट होने का जो विकास है वो भी ये पेंटिंग दर्शाती है। तो ये हमने देख लिया पेंटिंग में क्या उकेरा गया है, उसका मीनिंग क्या है। इसके साथ अगर हम बात करें तो क्या नई पेंटिंग में पाकिस्तान से चीन पर फोकस शिफ्ट करने का भी संदेश छिपा है? ये खास महत्व रखता है, क्योंकि जो खास तौर पे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो पेंटिंग की जो अदला बदली है इसके पीछे सबसे गहरा जो मैसेज है इसे ही मान रहे हैं। जैसे 1971 की तस्वीर में पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की झलक थी, तो दशकों तक ये जो तस्वीर है ये आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी रही और हर अहम मीटिंग में देखें तो ये उसके बैकग्राउंड में हमें देखने को मिल जाती थी। इसके जरिए जो इंडियन आर्मी है उसकी जो मजबूती है, दुश्मनों को घुटने पर लाने की जो उसकी क्षमता है वो यहाँ पर दर्शाया गया था। लेकिन अब जब यहाँ पर कर्मक्षेत्र पेंटिंग के जरिए जो भारतीय सेना है वो कहीं ना कहीं चीन या फिर जो भारत के इस तरह के जो सामने प्रतिद्वंदी हैं उनके सामने ये मैसेज दे रही है कि खास तौर पे चीन के प्राचीन जो मिलिट्री स्ट्रेटजिक जो सुन तुजू हैं, ये आप देख सकते हैं चित्र में आपको देखने को मिल सकता है। इनके बारे में ये कहा गया कि ये युद्ध कला को चीनी सेना ने खास तौर पे अपनाया था, लेकिन भारत के पास अपनी जो मिलिट्री है उसकी अपनी फिलॉसफी है, जिसमें खास तौर पे चाणक्य की जो स्ट्रेटजी है, गीता की जो सीख है वो निहित है। यही नहीं, टाइम्स ऑफ जो इजराइल है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो चीनी जो सेना है इसने कम कोशिश में ज़्यादा फायदा, जंग से बचना, जो यहाँ पर देखें इनडायरेक्ट जो स्ट्रेटजी है, ये जो विभिन्न रणनीतियाँ हैं कहीं ना कहीं सुन तुजू की बातों पर खास तौर पे अपनाकर ही प्राप्त किया है। और इसी तर्ज पे देखें तो कहीं ना कहीं जो कर्म क्षेत्र पेंटिंग है ये पिछली जीतों से आगे बढ़कर भविष्य की जो चुनौतियाँ हैं उनकी ओर देखने की जो भारत की संप्रभुता है उसको अब सुरक्षित करने, वैश्विक स्तर पे देखें तो अपनी ताकत को दिखाने का एक प्रदर्शन है, एक सिंबल है, एक कह सकते हैं इंडिकेटर है। और ये भारत के मिलिट्री फोकस के साथ देखें तो जो प्रायोरिटी है उसमें एक बदलाव को भी दिखाता है। जो कहें तो खास तौर पे जो उभरते हुए जो खतरे हैं, खासकर चीन से निपटने के लिए जो मॉडर्न टेक्निक है वो प्राचीन ज्ञान और एकजुट जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसके साथ भारतीय सेना को तैयार दिखा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मायने हैं जिनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी देखा जा सकता है कि क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह है, क्योंकि 1971 का जो युद्ध है कहीं ना कहीं ये इंदिरा गांधी के पीएम होने के दौरान हुआ था, तो क्या उसको लेकर कहीं ये इस तरह की स्ट्रेटजी वर्तमान सरकार की तो नहीं है। तो देखिए, पूर्व मेजर जो जनरल अशोक के मेहता हैं उन्होंने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि कुछ लोग मानते हैं कि मोदी सरकार 1971 की जो जीत है
उसको बेमन से सम्मान करती है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार के दौरान हासिल की गई थी। लेकिन अब मिलिट्री अपने ऑटोनॉमी का दावा करे, जो राजनीति से हटकर सेकुलर प्रोफेशनल हो। मोदी की जो पसंदीदा लाइन है कि भारत बुद्ध की भूमि है और युद्ध की नहीं है, इसे शाब्दिक तौर से नहीं अपनाया जाना चाहिए, ये बात कही गई। यही नहीं, टेलीग्राफ जो अखबार है उससे बात करते हुए जो अपने देश के पूर्व ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने ये कहा कि पेंटिंग बदलने की जो वजह है वो केवल पॉलिटिकल ही हो सकती है, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो कहीं ना कहीं 1971 की जीत की यादों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय की घटना थी। लेकिन मोदी सरकार के लिए आयरानिक है, या कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हराने और उसका जो बंटवारा करने से संबंधित जो इंदिरा गांधी आरएसएस की पसंदीदा बन गई थी, तो ये उसको दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये जो पेंटिंग हटाई गई है इसके पीछे जो कारण है वो पॉलिटिकल है। तो ये बात हमने देख ली। इस पूरे मामले में जो आर्मी वेटरन्स हैं उनका क्या कहना है, तो देखिए 1971 की जो तस्वीर है उसे हटाकर नई पेंटिंग, या कह सकते हैं कि इस तरह की जो पेंटिंग लगाने पर कई जो आर्मी जो वेटरन्स हैं उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की है। वो यही मानते हैं कि ऐसा करने से सेना के सबसे बड़े जीत को पीछे किया जा सकता है। यही नहीं, नादर्न आर्मी कमांडर में रहे रिटायर्ड जो लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग हैं, उन्होंने पेंटिंग हटाने को लेकर भी नाराज़गी जाहिर की है। तो ये जो बात है ये अब तक जितनी भी चर्चाएं हैं उस पर हमने देखी। इसके अलावा देखें तो कई सारे जो ट्वीट्स हैं वो भी देखने को मिले। जैसे रिटायर्ड जो एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर हैं, उन्होंने लिखा कि आश्चर्य की ये बात है कि 1971 के ढाका सरेंडर की ऐतिहासिक तस्वीर को हटाने के पीछे आखिर मकसद क्या है। अन्य देशों के जो गणमान्य लोग हैं, जो सैन्य प्रमुख हैं, यहाँ आर्मी चीफ से मिलते हैं और भारत की सबसे बड़ी जो घटना है वो इस सिंबल को देखते हैं। तो इस तरह से क्या है कि कई सारे जो वेटरन्स हैं उनके ट्वीट भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऐसे ही एक ट्वीट की बात करते हैं। 1000 सालों में और 1971 में एकजुट देश के तौर पे भारत की पहली बड़ी सैन्य जीत की पेंटिंग को कह सकते हैं हायरार्की ने, या कह सकते हैं कि इसे हटा दिया गया, जो ये मानता है कि पौराणिक कथाएं, धर्म और बिखरा जो सामंती अतीत है वो भविष्य की जीत को प्रेरित करेंगे। तो इस तरह से कई सारे जो कमेंट हैं वो इस पेंटिंग के बारे में अब देखने को मिल रहे हैं। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिर इस पेंटिंग के बारे में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो क्या जारी किया जाता है, इसके क्या मायने हैं। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 1971 के जो सरेंडर की घटना है उसको थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम देखते हैं। तो देखिए आपके सामने एक चित्र दिया गया है जिसमें लिखा गया है 10 लाख लोग शरण के लिए खड़े थे। 1970 का ये मामला है। उस समय चुनाव हुआ था। उस चुनाव में देखें तो पाकिस्तान में शेख जो मुजीबुर रहमान है, उनकी जो आवामी लीग है, उसने बहुमत हासिल किया था। लेकिन इस बहुमत हासिल किए जाने के बाद भी पश्चिमी पाक के जो नेता हैं उन्होंने सत्ता देने से इन्हें मना कर दिया। और फिर इसके बाद मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर पाक ने आज़ादी के आवाज़ उठाने वाले लाखों लोगों की हत्या कर दी। और इसमें यह माना गया कि लगभग 10 लाख जो शरणार्थी हैं वो भारत की सीमाओं पर डट गए। ये मामला उस समय का था। उसके बाद अगर हम देखें तो भारत ने बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी जो सेना थी उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया। फिर उसके बाद 3 दिसंबर 1971 का दिन आया और इस दिन को पाकिस्तान ने भारत पर हवाई हमला कर दिया। अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर एयरबेस को खास तौर पे पाकिस्तान के द्वारा निशाना बनाया गया। 4 दिसंबर 1971 को भारत का पलटवार पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर यह हमला हुआ और फिर 16 दिसंबर 1971 को 13 दिन बाद भारतीय सेना के आगे जो पाकिस्तानी सेना है उसने सरेंडर कर दिया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर माना गया, क्योंकि इसमें देखें तो लगभग 93,000 जो सैनिक हैं उनके साथ पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। और इसके साथ ही कहें तो बड़े स्तर पे जो बांग्लादेशी हैं उनकी हत्या यहाँ पर पाक आर्मी ने इस पूरे घटनाक्रम में किया था। और इसी कारण से देखें तो ये जो सरेंडर दिवस है
खास तौर पे ये सेलिब्रेट किया जाता है और इसी के संदर्भ में ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी पॉपुलर रही है और इसी कारण से देखें तो ये एक बार चर्चा में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पेंटिंग है ये विजय दिवस के लिए देखें तो एक सिंबल के रूप में देखी जाती है। तो ये पूरा आज का चर्चा का विषय था जिसके अलग अलग आयामों पर हमने चर्चा की। चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, विजय दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 16 दिसंबर, 5 दिसंबर, 12 जनवरी, 29 जून। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं अब आने वाले समय में देखना होगा कि जब इसके संदर्भ में भारत सरकार या जो इंडियन आर्मी है उसके तरफ से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा तब इस पूरे मामले को हम समझ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।